मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 7th क्लास के लिए बायो का चैप्टर लेके हम शुरू कर रहे हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, बायो साइंस का 7th क्लास के लिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग अगर बुक ले लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिए हैं तो फिर आप बुक ले लीजिए, क्योंकि बुक से आप लोग को सारे क्वेश्चंस आंसर करने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आज। ऐसे तो आप लोग न्यूट्रिशन 6 में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, क्या होता है न्यूट्रिशन अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज़्यादा हम बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं। न्यूट्रिशन सबको समझ में आ गया, पिछले क्लास में आपने पढ़ा। तो ऐसे क्या होता है, सिंपली हम न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, तो उससे हमको हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, एनर्जी मिलती है, ताकत मिलता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन, कि कुछ पोषक तत्व हमको मिलता है उस खाने से। जो भी हम फूड लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर का ग्रोथ करते हैं और एनर्जी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, एज लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, ये सब जो कैल्शियम, विटामिन, ये सब जितने भी होते हैं सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ से मिलते हैं? हम खाते हैं उससे मिलते हैं, हम जो भी फूड खाते हैं उससे मिलते हैं। तो जो ये सब सब्सटेंसेस हैं तो इनको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स हमको बाय फूड मिलता है, जिससे हमारा बॉडी क्या होता है, एनर्जी प्राप्त करता है। ठीक है, ग्रोथ होता है। एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये एनर्जी ज़रूरी है जो हम फूड के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया न्यूट्रिशन। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को हम फूड के द्वारा खाते हैं और हमको हमारा पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, जैसे प्लांट में कैसे होता है न्यूट्रिशन और एनिमल्स में कैसे होता है। तो फर्स्टली हमारे बुक्स में प्लांट्स से स्टार्ट किया है, तो यहाँ मैंने बोर्ड पे लिख दिया है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऊपर में। जैसे सब पहला जो पार्ट है वो प्लांट्स का पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या क्या पढ़ना है, जो मोड्स हमको 3-4 पॉइंट्स होते हैं जो मेन चैप्टर का होता है कि इसमें हमको ये पढ़ना है, तो ये मैंने लिख दिया है। जैसे तुम्हारे बुक्स के न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पहला पॉइंट होता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन का तरीका कैसा है, किस तरह का न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है। ठीक है, पहला मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दूसरा पॉइंट है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। एक होता है मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और कुछ अदर भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के मोड्स होते हैं। तो मेन कौन होता है और अदर मोड्स कौन होता है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। थर्ड में होता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अदर ऑर्गेनिज्म। जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कैसा होता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फिर चौथा पॉइंट तुम्हारे इस चैप्टर में है हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हमारे मिट्टी में फिर से कैसे उसको हम फिर से मिट्टी कैसे बना लेता है, कैसे उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स खर्च होने के बाद वापस आते हैं। ठीक है, इन 4 चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट नोट कर लेना, या बुक्स होंगे तो देख लेना। तो इसमें क्या है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पहला है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लियर? तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मेनली 2 टाइप होते हैं। सबको पता होगा क्या क्या होते हैं, पिछले क्लास में पढ़े हो। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप होते हैं। तो ऑटोट्रॉप मोड्स और हेट्रोट्रॉप मोड्स के बारे में पढ़े हैं। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? जो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। क्लियर?
और हेट्रोट्रॉप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप पर डिपेंड रहते हैं। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है? जैसे ऑटोट्रॉप डायरेक्टली सनलाइट को लेकर उसमें कुछ होते हैं जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो 3-4 चीज़ होते हैं जो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं फोटोसिंथेसिस से ही अपने भोजन को बनाते हैं। तो उनमें कुछ जो 3-4 रॉ मटेरियल है उनको लेकर वो भोजन बनाते हैं। तो डायरेक्टली वो अपना भोजन बना लेते हैं सनलाइट को यूज़ करके, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके। और इनडायरेक्टली हम लोग हेट्रोट्रॉप भी उस पर डिपेंड हैं, क्योंकि सनलाइट वो लेता है प्लांट अपना फूड बनाता है, उस फूड को हम लोग भी तो लेते हैं। तो डायरेक्टली सनलाइट से भोजन ऑटोट्रॉप ने बनाया और उसको हम लोगों ने खाया। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं लेके इनडायरेक्टली ले लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये हेट्रोट्रॉप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग ऑटोट्रॉप में जाने कि जो फूड अपना बना लेता है, अपना भोजन, जो प्लांट अपना भोजन खुद बना लेता है उसको ऑटोट्रॉप कहते हैं। और जो डिपेंड रहता है ऑटोट्रॉप पर दूसरे पर भोजन के लिए, तो वो हेट्रोट्रॉप कहलाता है। इसके भी और मोड्स हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप के बारे में। फर्स्टली हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ऑटोट्रॉप्स में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो आते हैं। जो भी फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है? ग्रीन प्लांट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट्स होता है क्लोरोप्लास्ट में। लीफ का एक पार्ट होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें एक पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल नाम का। तो वो क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट को यूज़ किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें क्या हम लोग जैसे ऑटोट्रॉप में हम जितने भी ऑटोट्रॉप है फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है, वाटर का होना ज़रूरी है, ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, सनलाइट का भी होना ज़रूरी है। इन चारों में से अगर एक भी नहीं होते हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस की ये प्रोसेस को होने के लिए इन चारों का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा प्रयोग भी है, बाद में इसको शो भी किया गया है। साइंटिस्ट ने इनको शो किया कि अगर कार्बन नहीं होता है और अगर हम वाटर नहीं यूज़ करते हैं, अगर क्लोरोफिल नहीं होता है जहाँ, या फिर सनलाइट नहीं रहते हैं, इन चारों में से एक भी नहीं रहता है, तो उन्होंने प्रयोग किया तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ठीक है। ये प्रूव्ड है कि इन चारों के रहने से ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो इन चारों का होना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस में। इसका जो इक्वेशंस है फोटोसिंथेसिस का ये मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, आपके बुक्स में भी है, ठीक है। तो बुक्स में जो दिया है वो भी है और यहाँ मैंने लिख दिया है, उसको भी आप नोट कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ CO2 लिखा है, CO2 और H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद ऊपर में सनलाइट, ठीक है, नीचे क्लोरोफिल। इन चारों का काम यहाँ पर प्रेजेंट है, इन चारों का प्रेजेंस ही दिख रहा है। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है? ऐसे तो तुम लोग को इतना ज़्यादा नहीं जानना है, तुम लोग को बस इतना जानना है कि फोटोसिंथेसिस से फूड बना लेता है प्लांट्स इन चारों की मदद से, बस कैसे फूड बना लेता है, ठीक है। तो सिंपली मैं थोड़ा और डिस्क्राइब कर देती हूँ कि कैसे बनाता है। जैसे इसमें सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 है, उसके बाद बन गया C6H12O6, वो फूड प्लांट का फूड बन गया रिएक्शन से। तो रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है, तो उसको हम लोग मेनली जान लेना अच्छा है। अगर जान लेंगे तो आगे हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो पहला काम क्या करता है, जैसे ये जो पार्ट है CO2, ये CO2 जो प्लांट्स लेता है, तो किस पार्ट से? CO2 और O2 का निकलना और लेना और निकलना दोनों काम लीव्स में होता है, क्लियर। लीव्स में क्या होते हैं? जो ग्रीन लीव्स होते हैं
उसके जो ऊपरी भाग होता है लीफ का, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है, उसको स्टोमाटा कहा जाता है। उसी स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का इन एंड आउट होना इसी प्रोसेस स्टोमाटा से ही होता है, ये प्रोसेस। इसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर जो हम प्लांट्स बॉडी में होता है वो भी स्टोमाटा के द्वारा आउट हो जाता है, यानी उसका इवोपोरेशन हो जाता है, या वो क्या होता है, एयर में चला जाता है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन हो जाता है। यहाँ पर इसको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। जो भी प्लांट जितना वाटर यूज़ किया उसके बाद जितना एक्स्ट्रा वाटर होता है इसी स्टोमाटल पोर से इन्वायरमेंट में आउट हो जाता है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो गैसियस और वाटर का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। CO2 इसी रास्ते से आता है, स्टोमाटा, बाई स्टोमाटा, और O2 जो प्रोडक्ट निकलता है इस फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन निकलता है, तो वो एयर में इसी स्टोमाटा के द्वारा बाहर आउट हो जाता है, ठीक है। तो स्टोमाटा मेन फंक्शन है, इस मेन पार्ट है लीफ का, और ये स्टोमाटा चारों तरफ से एक सेल, स्पेशल सेल होता है जिससे घिरा रहता है, एक खास स्पेशल सेल होता है, बीन्स लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल, जो उसको सुरक्षित रखता है, ठीक है, उसका प्रोटेक्शन करता है, क्लियर। तो अभी हम लोग बस इतना ही जानेंगे। तो स्टोमाटा से CO2 इन करता है प्लांट्स के लीफ में, तो वहाँ पर CO2 का एंट्री हो गया। अब वाटर कहाँ से आता है प्लांट्स में, बाई रूट्स आता है। जैसे जड़ में वाटर रहता है तो उसको क्या करता है, रूट्स एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट्स में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एक रूट प्रेशर बन जाता है, जिससे वो ऊपर की तरफ वाटर चला जाता है। वो किस तरह से चला जाता है, एक वेसल होता है जो वाटर को लीफ तक पहुंचाता है, ठीक है, कंडक्ट करता है वाटर को। एक आगे भी आप लोग पढ़ेंगे कि जैसे दो प्लांट के अंदर से वेसल होता है, एक फूड को ले जाता है, सप्लाई करता है, एक वाटर सप्लाई करता है, जिसको जाइलम और फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। जो वेसल इसको ले जाता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है, वाटर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, और फ्लोएम जो फूड बन जाता है उसको ऑल पार्ट में बढ़ा देता है, सब तरफ भेज देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बाई रूट्स वो वेसल्स के द्वारा लीफ तक वाटर चला जाता है। वाटर एंड मिनरल्स भी होते हैं, जैसे वाटर के साथ बहुत सारे आयरन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ये सब सॉल्युबल फॉर्म में आयन के रूप में वो आगे बढ़ जाते हैं। वाटर और मिनरल्स को लीफ तक ले जाते हैं, ठीक है, ये वेसल। उसके बाद वहाँ पर वाटर आ गया, बाई स्टोमाटा, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब क्या हुआ, ये दोनों तो लीफ में आ गए, अब काम है क्लोरोफिल का। सनलाइट कैसे आएगा, क्लोरोफिल में एक गुण होता है, उसमें एक क्वालिटी होती है कि वो सनलाइट को, सूर्य की किरण को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वो एब्जॉर्ब करने की वो जो क्षमता होती है, उसके कारण क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, लीफ में ले आता है। अब क्या होता है, सनलाइट जब लीफ में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, तो उसका काम होता है वाटर को दो भाग में तोड़ देना, ठीक है ना, वाटर को तोड़ देता है, H2O को H और O को तोड़ देता है, ठीक है। इसके बाद वाटर के टूटने के बाद जो एक्शन रिएक्शंस जो भी इंटरनल होता है, मतलब एक तो होता है सोलर एनर्जी का कन्वर्सन हो जाता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं, सोलर एनर्जी भी कहते हैं, लाइट एनर्जी भी कहते हैं। उसका कन्वर्शन हो जाता है केमिकल एनर्जी में, और वाटर का स्प्लिटिंग हो जाता है, दो भाग में टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, H जो होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है,
और इस तरह इस प्रोसेसिंग में कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है, जो प्लांट का फूड होता है। फर्स्टली सबसे पहले इनिशियली वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और थोड़ी देर बाद उसका कन्वर्सन स्टार्च में हो जाता है, कन्वर्ट कर जाता है स्टार्च में, ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। ये प्रोसेसिंग है फोटोसिंथेसिस का। तो प्लांट का फूड जब बन गया स्टार्च में के रूप में आ गया, उसके बाद जो फ्लोएम टिश्यू है वो पूरे प्लांट में उस भोजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है। प्लांट्स के हर भाग में वो भोजन चला जाता है, प्लांट्स का ग्रोथ होता है, प्लांट्स को फूड, और जो भी इस प्रोसेसिंग में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसिंग में जो एक्स्ट्रा वाटर का जो यूज होता है मात्र प्लांट 10% करता है, बाकी वो ट्रांसपीरेट हो जाता है। तो उसमें वैक्यूओल होता है, आगे पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे फूड जो यूज़ कर लिए जो बच गए वैक्यूओल में स्टोर हो जाता है। समय समय पर उसको प्लांट्स यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसिंग चलते रहते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तब प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में आउट कर देता है। तो हमारे लिए हेल्दी हो गया। हम लोग सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी में सफिशिएंट हो गया, बैलेंस हो गया। हम लोग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती है। प्लांट्स, इसीलिए कहा जाता है ना, प्लांट्स को लगाने का बहुत बात होता है, क्योंकि अभी कार्बन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गया तो क्या होगा, अभी ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए प्लांट्स को लगाना इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज़ कर लेता है फोटोसिंथेसिस में। तो कार्बन का जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस हो जाएगा, O2 हमको सही से मिलेगा। तो ये प्रोसेसिंग लाइट में होता है, प्रकाश में होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है। यही प्रोसेस जब लाइट नहीं रहते हैं, रात के समय जब होता है, तो इससे CO2 ही निकलता है। जनरल प्रोसेसिंग होता है उसमें प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं आउट करता है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही ये ऑक्सीजन आउट करता है। क्लियर? तो इसमें देखो यहाँ पे बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ लिख दिए हैं, प्लस वाटर एंड मिनरल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो क्या बना देता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। इनिशियली वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है और उसके बाद कन्वर्ट कर जाता है वो स्टार्च में यानी ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन एयर में चला जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा वाटर जो होता है H2O वो इवोपोरेट हो जाता है, ट्रांसपीरेट हो जाता है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला, यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम स्टोमाटा लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेना, याद रहेगा। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिला, फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से, रूट मिट्टी में रहता है, वहाँ से वाटर को कंडक्ट करता है वेसल्स के द्वारा। तो वाटर एंड मिनरल्स मिले सॉइल से। सनलाइट को कौन लाया खींच के, क्लोरोफिल, तो सनलाइट बाय क्लोरोफिल। अब कार्बोहाइड्रेट बन गया, इन सब से रिएक्शंस करके कार्बोहाइड्रेट बन गया। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू स्टार्च। क्लियर? ये सब जो मैंने लिख दिया है इसको नोट कर लेना, समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेसिंग क्लियर हो गया, कैसे प्लांट करते हैं, कैसे इसको कार्बन को यूज करते हैं, वाटर को स्प्लिट करते हैं, क्या होता है, सारा प्रोसेसिंग क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो अब हम लोग ऑटोट्रॉप क्लियर हो गया। ऑटोट्रॉप में ग्रीन प्लांट्स के अलावा ऐसे होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स ग्रीन नहीं भी होते हैं, जैसे रेड हुए या थोड़े भूरे टाइप के हुए या वायलेट हुए, कुछ अलग कलर में भी होते हैं, लेकिन उसमें ग्रीन पिगमेंट यदि होता है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको ग्रीन ही हो, रेड कलर, ब्राउन कलर भी करते हैं, ठीक है। और बहुत ऐसे जो प्लांट्स हैं, वेरीगेटेड प्लांट्स हैं, जैसे 2 कलर का बहुत देखोगे तुम लोग बाहर में फूल उनका पेड़, जैसे आधा पीला आधा हरा होता है। तो वैसे में बाय प्रैक्टिकल बहुत लोग इसको चेक भी कर दिए हैं, जैसे प्लांट के येलो पार्ट में उन्होंने
ऐसा प्रयोग किया जांचने के लिए कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं, तो उसके ग्रीन पार्ट में हुआ, येलो पार्ट में नहीं हुआ। तो येलो पार्ट में ग्रीन पिगमेंट्स नहीं था। तो ग्रीन के अलावा एक दो कलर और हैं भी रहते हैं, पिगमेंट्स अगर उसमें हैं क्लोरोफिल के तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मतलब ये साबित है कि ग्रीन पिगमेंट्स का होना मस्ट है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे तालाब में देखे होंगे पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन या रेड रेड तैरता रहता है, बहुत सारा एल्गी टाइप का चीज़ होता है, तो वो सब भी उन सब में भी, उन ऑर्गेनिज्म में भी पिगमेंट्स होता है, ग्रीन पिगमेंट्स, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ कहीं कहीं रेड भी होता है, कहीं कहीं ब्राउन भी होता है ग्रीन के अलावा, तो उन सब में फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जनरली कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होता है, तो ये कन्वर्ट कर जाता है ग्लूकोज में, और कभी कभी ये कन्वर्ट प्रोटीन में भी करता है। हमें जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ तो ये ग्लूकोज बन गया, और कभी कभी ये कन्वर्ट प्रोटीन में होता है और फैट्स में भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, नाइट्रोजन इसके मतलब पार्ट में आ जाता है, जैसे नाइट्रोजन गैसियस रूप में प्लांट नहीं ले सकता है। ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैसियस रूप में जो नाइट्रोजन एयर में होता है वो प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं करता है। जहाँ प्रोटीन में कन्वर्ट करता है वहाँ पर इसमें नाइट्रोजन को लेना इम्पॉर्टेंट होता है। तो नाइट्रोजन लेता कैसे है, तो ये बाई सॉइल, मिट्टी के द्वारा लेता है, ठीक है। तो मिट्टी में कैसे लेता है, जैसे मिट्टी में वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नाइट्रोजन गैसियस रूप में होते हैं, तो सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको खींच के उसको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। फलीदार पौधे जो कहते हैं, उसका जो रूट्स होता है उसमें ऐसा बैक्टीरिया होता है जो उस ट्रैप कर लेता है नाइट्रोजन को, ठीक है। उसको जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वाटर और मिनरल के साथ उसको सॉइल में वो बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट के रूप में, और उस रूप में वाटर और मिनरल के साथ वो प्लांट यूज़ करता है, ठीक है। तो एक प्रोसेसिंग ऐसे भी होता है प्लांट में, जिसको हम लोग जाने कि कैसे नाइट्रोजन को यूज़ करता है। तो सॉइल फर्टिलाइज होता है, कहीं कहीं देखते हो अगर इसकी कमी हो जाती है तो फर्टिलाइज़र हम लोग डालते हैं, एक्स्ट्रा बहुत तरह के फर्टिलाइज़र होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी जिसकी कमी होती है मिट्टी में। लगातार अगर हम उससे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, प्लांट ग्रो कर रहे हैं, कोई फसल होती है, तो लगातार होने से उसकी कमी हो जाती है सॉइल में, तो उसको इनरीच करने के लिए हम लोग ऊपर से मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो इस तरह से प्लांट सॉइल के द्वारा नाइट्रोजीनियस मटेरियल को भी एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये कैसे किया बाय रूट, ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये दो तो हो गया, अभी हेटेरोट्रॉपिक नहीं बताई हूँ, पहले ऑटोट्रॉपिक बताई हूँ, मगर अदर मोड्स को भी पहले देख लेते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो उसमें होता है जैसे कुछ ऐसा मोड्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक वर्ड्स भी 6th क्लास से जान रहे हो कि 6th क्लास में पैरासाइटिक वर्ड यूज़ हुआ है। क्या होते हैं, दूसरे के बॉडी से अपना भोजन लेना, दूसरे पर कोई दूसरे लिविंग बॉडी से अपने भोजन को प्राप्त करना, तो इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक, ठीक है। मतलब कोई जीवित ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ऑर्गेनिज्म उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है। वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, जैसे उनमें ग्रीन पिगमेंट्स नहीं होता है, तो वो कैसे ले, तो वो ऐसे प्लांट को चुनते हैं जो फोटोसिंथेसिस करता है और उसके बॉडी से वो अपना भोजन लेते हैं। मगर ऐसे में क्या होता है, जो होस्ट प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करता है, जो अपना खुद का भोजन बनाता है, उसको हम लोग होस्ट कहते हैं, और जो उस पर लेकर अपना भोजन यूज़ बनाता है, अपना जिंदे रहने के लिए उसको यूज़ करता है, वो गेस्ट हुआ। तो यहाँ होस्ट प्लांट को थोड़ा ना थोड़ा हार्म पहुँचाता है, वो थोड़ा सा उसको हार्म करता है। तो इस तरह जो एक दूसरे पर डिपेंड होके अपना भोजन लेता है, किसी भी लिविंग बॉडी से या लिविंग प्लांट से
जैसे बहुत सारे ऐसे देखोगे, कोस्पुटा एक प्लांट है जो लता की तरह लपटा रहता है। प्लांट्स चाहे कोई पेड़ में देखोगे सटा रहता है, ऐसे ऐसे घुमा रहता है, और उसी प्लांट्स जो भोजन बनाता है उससे वो अपना भोजन लेता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को पैरासाइटिक कहते हैं। ठीक है, तो पैरासाइटिक प्लांट्स में बहुत सारे हैं, तुम बुक्स में देखना, अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या क्या नाम है, उसको एक जगह इकट्ठा रहना कि कौन से प्लांट पैरासाइटिक में आते हैं। ठीक है, इसका बना लेना। अब दूसरा होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसी में आते हैं इंसेक्टिवोरस। पैरासाइटिक हो गया, अब इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट। क्लियर? तो ऐसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे वो उनको जैसे अपना भोजन नहीं मिल पाता है, जैसे वाटर की कमी, मिनरल्स। अगर प्लांट को भोजन चाहिए तो रूट से वाटर, मिनरल्स वगैरह जाना चाहिए, तो वो अपना फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। अगर वाटर जाए ही ना तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही हार्ड सरफेस पे होते हैं, जहाँ वाटर नहीं हो पाता है, जा पाता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो ऐसे प्लांट्स अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, तो उनका बॉडी डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है जैसे घड़े की तरह, पीचड़ की तरह होता है। ठीक है, उसमें पीचड़ प्लांट्स आते हैं। पीचड़ घड़े सुराही जैसा शेप होता है, ऊपर में एक ढक्कन जैसा लगा रहता है उसका बॉडी का ऊपरी पार्ट, वो हमेशा कभी खुलता है, बंद होता है। तो उसके अंदर हेयर लाइक सब्सटेंस होते हैं जो नीचे की तरफ रहते हैं उस प्लांट में। तो अपने भोजन के लिए क्या होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। उसका सुगंध बहुत अच्छा होता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके जो नेक्टर होते हैं जिस पे जैसे मधुमक्खी उस नेक्टर को लेने के लिए, मध को जमा करने के लिए उस फूल पर जाके उसका रस ले लेते हैं, उसी तरह का चीज़ होता है जो लुभाता है इंसेक्ट को। उसकी तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है और उसमें जो हेयर लाइक सब्सटेंस होते हैं वो उसमें फंस जाता है। जैसे ही वहाँ जाता है वो ढक्कन जैसा जो होता है पीचड़ प्लांट का, अट्रैक्टिव होने के कारण इंसेक्ट उधर गया और उसके हेयर लाइक्स जो सब्सटेंस होते हैं निकले हुए, वो उसको उसमें फंस जाता है और वो नीचे की तरफ चला जाता है और ऊपर से वो ढक्कन जैसा होता है वो बंद हो जाता है। और इसके अंदर, इस प्लांट्स के अंदर जो कुछ डाइजेस्टिव जूस है वो सीक्रेट होने लगते हैं। ठीक है, वो सिक्रीशन होता है और उस इंसेक्ट को वो डाइजेस्ट कर जाता है, सारा डाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह पीचर प्लांट है, इसमें जो अपना भोजन को लेता है, उसका अपना खुद भोजन नहीं बना पाता है, तो इस प्रोसेसिंग से वो अपना भोजन लेता है। तो इसलिए इसको इंसेक्टिवोरस कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो इसमें भी एक जो पीचर प्लांट मेनली वही आता है, इंसेक्टिवोरस में आता है। और अगर तुमको कहीं पता चले कुछ बुक्स में है तो उसको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये एक अदर मोड्स में है, पैरासाइटिक और इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तुम्हारी बुक्स में ये दो अदर मोड्स आए। अब है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो प्लांट के अलावा अदर ऑर्गेनिज्म सब जो होते हैं, बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बहुत हैं नहीं करते हैं। तो इन सब में कैसे होता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसमें होता है, हाँ, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, इस तरह का पढ़े हम लोग टाइप्स। तो अभी हम लोग पैरासाइटिक पढ़ लिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे ये सेप्रोट्रॉपिक और सिम्बायोटिक, दो टाइप में, जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसा होता है। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अभी तक तो हम लोग क्या पढ़े, पैरासाइटिक में पढ़े कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बॉडी है प्लांट का, उस पर दूसरा लिविंग बॉडी अपना भोजन के लिए डिपेंड रहता है। ठीक है, और सेप्रोफाइटिक, सेप्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, जैसे लिविंग बॉडी पे डिपेंड नहीं होता है, उसमें जो मर गया है, प्लांट्स जो सड़ गया है, गल गया है, कोई भी बॉडी, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स भी जो सड़ गल गए हैं, या प्लांट्स जो खराब हो गया है, एकदम डेड हो गया है, तो उस बॉडी पर
से अपना भोजन बनाना लेना। तो उस तरह का जो न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसको हम लोग सैप्रोट्रॉपिक कहते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉपिक। तो इसको आप लोग अपने बुक्स में भी डिटेल्स पढ़ लेंगे, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। मेन है जिस्ट जानना चाहिए कि है क्या ये, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ भी है, द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है, जो सड़े गले पदार्थ है उस पर डिपेंड रहते हैं। दिस प्लांट डू नॉट हैव लीव्स, इस तरह के प्लांट्स को लीव्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, द फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल्स, ये फूड को अपने, लीव तो होते नहीं है, तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इनका आउटर सेल होता है, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, जिससे हम इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहरी हिस्से से जो रिलीज होता है जो भी इंजाइम्स, उसकी वजह से उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, डायरेक्टली ऑन टू द फूड, वो डायरेक्टली अपना डाइजेस्टिव जूस, जो भी फूड सामने आता है, जो मड़ा सड़ा हुआ चीज़ है वहाँ पर, वो उस पर डाल देते हैं डाइजेस्टिव जूस। द डाइजेशन मेक्स द फूड सॉल्यूबल, अब ये जो फूड को क्या करता है, घुलनशील या थोड़ा उसको सिंपलर फॉर्म में बना देता है, सॉल्यूबल फॉर्म में बना देता है। एंड द ऑर्गेनिज्म देन एब्जॉर्ब इट, जब सॉल्यूबल हो जाता है तो उस ऑर्गेनिज्म उसको एब्जॉर्ब कर जाता है, ठीक है, उसको फूड के रूप में ले लेता है। सम ऑर्गेनिज्म विच हैव सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर राइजोप्स, कुछ ऐसे नाम है जैसे बुक्स में दिया, राइजोप्स है, म्यूकर है, ईस्ट है, एगारिकस है, एंड बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें आते हैं, क्लियर। तो ये हो गया सैप्रोट्रॉपिक। अब अगला जो मोड्स है वो क्या है, सिम्बायोटिक, ठीक है। अगला मोड्स है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें होता है दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहना। पहले कंडीशन में पैरासाइटिक में एक को कोई मतलब नहीं था, वो पूरी तरह अपने सेल्फ अपना भोजन बनाता, दूसरा उस पर डिपेंड था। दूसरे कंडीशन में भी एक ही को चाहिए, दूसरे को वो तो सड़ गल गया, उससे वो अपना खाना बना रहा है। लेकिन ये जो है सिम्बायोटिक, इसमें दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। दो प्लांट एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रहेगा, दोनों, जितना इसको उसकी ज़रूरत है उतना इसको भी उसकी ज़रूरत है। तो इसमें जनरली क्या होते हैं, आते हैं इस ग्रुप में आते हैं फंगी आते हैं, एल्गी आते हैं। एल्गी और फंगी, जैसे तुम देखोगे कि फंगस लग जाता है, जैसे ब्रेड वगैरह में फंगस लगता है, भूआ लगना जिसको कहते हैं, वाइट वाइट पैचेज, वैसा। फिर ऐसा भी जैसे काई हुई, जैसे कहीं देखोगे लगा हुआ हरा हरा काई, यानी एल्गी उसको कहते हैं। हरा हरा जैसे पानी जहाँ रहता है बहुत ज़्यादा होता है, काई जैसा, तो वहाँ पर देखोगे एक छत्ता जैसा कुछ निकला रहता है, कुकुड़ मुत्ता जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं। जैसे लंबा सा एक होगा डंटा जैसा, उसके ऊपर छत्ता जैसा होगा। बहुत जगह जहाँ सड़ गया है, लकड़ी सड़ा रहता है, वहाँ भी देखोगे ऐसा निकला रहेगा। और कहीं काई वाई की जगह में एक फंगस जैसा कुछ निकला रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कुकुड़ मुत्ता या कुछ इस तरह से कहते हैं। और ऐसे मशरूम को देखे होगे तुम लोग, जो हम लोग फूड के रूप में भी लेते हैं। तो मशरूम का ऊपर में होता है इस तरह से छत्ता जैसा बना रहता है, ठीक है। तो वो क्या, उसका जो एक हाइफा, एक लंबा सा डंटा निकला रहता है, वो काई में जो एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी हरा हरा, उसमें रहता है, वहीं पर वो निकला रहता है। तो वो क्या करता है, जो एल्गी है काई, तो उसको तो न्यूट्रिएंट्स, वो तो ग्रीन है, उसमें ग्रीन पिगमेंट्स है, तो उसको तो फोटोसिंथेसिस कर लेना है। लेकिन उसको वाटर एंड मिनरल्स ये देता है, फंगस देता है। उसके अंदर से जो कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, और वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो क्या करता है, वो उसको एल्गी को दे देता है। एल्गी को वाटर और मिनरल्स मिल गया उसके बॉडी से, और उसके अलावा उसको शेल्टर भी मिल गया। बहुत ज़्यादा धूप से भी उसकी जहाँ पड़ता है छत्ता की तरह रहता है, तो उसको एक शेल्टर भी मिल गया उससे, और उसको वाटर एंड मिनरल्स भी उससे मिल गया, जिससे वो एल्गी को दे दिया। और एल्गी इसको लेकर अपना फोटोसिंथेसिस कर लिया, भोजन बना लिया, और उसको फूड प्रोवाइड कर दिया।
तो दोनों एक दूसरे के लिए काम किया, तो ऐसे रिलेशन में हम कहते हैं सिम्बायोटिक। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे को काम करके एक दूसरे को भोजन दे देना। ठीक है, दोनों मिलकर अपना एक दूसरे का भोजन बना दिया। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी आते हैं, राइजोबियम। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया ना, सॉइल में कुछ ऐसे रूट्स में बैक्टीरिया, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके रूट्स में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन एयर का जो नाइट्रोजन गैस है उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट में। ठीक है, आयन के रूप में वाटर और मिनरल के साथ ये प्लांट्स को सप्लाई कर देता है। ठीक है, भोजन के रूप में। तो उसको प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल गया, सॉइल इनरिच हो गया, सॉइल को भी न्यूट्रिशन मिल गया। तो राइजोबियम जो होता है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे सॉइल को फर्टिलाइज करने में। ठीक है, तुम्हारे बुक्स में भी है, इसको देख लेना। अब हम लोग पढ़ लिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अदर ऑर्गेनिज्म का भी पढ़ लिए, अदर ऑर्गेनिज्म में कैसे हुआ। अब उसके अलावा चौथा पॉइंट है हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब रिप्लेनिश्ड मतलब फिर से हम उसको सॉइल को कैसे हम इनरिच्ड बनाएं। अब जैसे कोई प्लांट कहीं है, उसको ग्रो किया, वो अपना सारा न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल से ले लिया। ठीक है, लगातार उसको यूज़ करते करते सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। अगर हम उस तरह का बैक्टीरियाज जो है नहीं, अगर उसके रूट्स में है, राइजोबियम नहीं है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हेल्पफुल होते हैं इनरिच करने में सॉइल को, वो नहीं है, तो कैसे होगा, तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, वैसे जगह पर हम लोग मैन्योर खाद डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह के फर्टिलाइज़र होते हैं, ये भी जानते हो। तो हम लोग जो भी इसको सॉइल को इनरिच करने के लिए जो फर्टिलाइज़र हम लोग डालते हैं, एक तो तरीका ये है कि हम फर्टिलाइज़र डालें इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक। दूसरा है जैसे डिकम्पोजिशन होता रहता है डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट डेड हो गया तो वो सरगल के मिट्टी में मिल जाता है, एनिमल्स डेड हो गया वो भी मिट्टी में सड़ जाता है, तो उसके बॉडी का न्यूट्रिएंट्स सॉइल में चला जाता है, तो सॉइल इनरिच हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इस तरह का सॉइल को इनरिच करने का काम ही करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेचर भी इसको इनरिच्ड करती रहती है। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज, कुछ हम लोग अपने प्रयास से या कुछ प्लांट्स की वजह से, कुछ ऐसे दाल की फसल होती है जो एक बार कोई अगर फसल लगाने के बाद हम उसको उस सॉइल को इनरिच करना चाहते हैं तो बीच में दाल की फसल लगा देते हैं, क्योंकि दाल की फसल में उसके रूट्स में जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, तो उसके जो फलीदार पौधे का जो निचला रूट्स होता है उसमें ये बैक्टीरिया बहुत पाया जाता है, राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन को सॉइल में पूरी तरह इनरिच्ड कर देता है, सॉइल को उसको कन्वर्ट करके नाइट्रेट में। ठीक है ना, वो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देता है, जिससे सॉइल जो है बहुत इनरिच्ड होता है। तो दलहन फसल लगाने के बाद ऑटोमेटिक सॉइल जो होता है इनरिच्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अक्सर देखोगे फार्मर इस तरह से लगाते रहते हैं कि उनको कम से कम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़े, हम ऑर्गेनिक या मैन्योर जिसको कहते हैं उससे ही हमारा काम चल जाए, क्योंकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा यूज करने से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़राब होने लगती है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि नेचुरल वे में हम उसको इनरिच्ड कर सकें, तो हमारा इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली ही उसको इनरिच्ड कर देता है, फिर से रिप्लेनिश्ड कर देता है, फिर से उस लायक बना देता है। तो जनरली देखोगे फॉरेस्ट वगैरह में कितने बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ कौन करता है, वहाँ कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालता है, वो ऑटोमेटिक ही नेचर उसका रिप्लेसमेंट कर देती है, उसको रिप्लेनिश्ड कर देती है। ठीक है, उसमें इनरिच्ड कर देती है सॉइल को। वहाँ बहुत सारे डीकेज होते हैं, प्लांट सूख के सड़ते गलते रहते हैं, बारिश होती है, वाटर बॉडीज़ वहाँ पर वाटर बॉडीज़ में सब सड़ जाते हैं, प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, सूखे पत्ते सब झड़ के उस जो सॉइल होते हैं वहाँ के ऑटोमेटिक इनरिच्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैसे हम न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश्ड कर सकें। तो इसमें जनरली कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स रिमूव न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एज दे ग्रो। सॉइल में क्या क्या जरूरी है न्यूट्रिएंट्स के रूप में, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सब का न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिससे
सॉइल में जो प्लांट्स ग्रो होता है उसके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह का हम जो भी अगर मिट्टी में इसकी कमी होती है तो हम ऐड करते हैं ऊपर से मैन्योर्स के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में, जो तुम्हारे बुक्स में दिया है, दैट कंटेन्स वन और मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स नीड। इन ए फॉरेस्ट नो वन गोज टू ऐड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, वहाँ कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करता है, बट द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड लीव्स एंड अदर प्लांट एंड एनिमल मैटर enrich the soil with nutrients as we have discussed earlier। इसको हम लोग कर चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है ऑल्सो मेक्स द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छी तरह समझ लेंगे कि राइजोबियम बैक्टीरिया से क्या इनरिच्ड होता है सॉइल में। तो अब तो आप लोग का ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसको आप लोग जो भी बुक्स ले गए हैं उसको आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़िएगा अपने इजी लैंग्वेज में। मैं पूरी तरह समझा चुकी हूँ आपको। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका डाउट क्लास होगा जब भी स्कूल ओपन होगा, या फिर आप जो नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है व्हाट्सएप का, उस पर आप डाल सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, कोई भी डाउट डाल सकते हैं, उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज ये फर्स्ट चैप्टर क्लियर होगा। आप इसको खुद स्टडी करके इसके सारे क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। ओके, थैंक यू।